Hey everyone, this is Assistant Professor Divya Vats. Welcome you all on the platform of Academic Panacea, जहाँ मिलता है आपको मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के कंप्लीट सॉल्यूशन और इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट एग्ज़ाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और रिसर्च वर्क से रिलेटेड फुल गाइडलाइन और फुल इंफॉर्मेशन। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और अभी जैसा कि हम अपने सीरीज़ में, अपने लेक्चर सीरीज़ में टीचिंग एप्टीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस स्लाइड में हमने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की बात किए थे और आज हम आपके साथ प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे। क्या डिफरेंस है दोनों में? कोई मैक्सिम्स यानी कि लॉ होता है, प्रिंसिपल यानी भी लॉ होता है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? दोनों ही अप्लाई किए जाते हैं अपने टीचिंग प्रोसेस को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसके डिफरेंस को हम जानते हैं, तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो में आगे। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो मैक्सिम्स क्या है? मैक्सिम्स में जब कहीं आपके कोई फिक्स रूल या फॉर्मूला की बात हो तो वो आपका मैक्सिम होता है, सिंपल समझिए। और प्रिंसिपल क्या है? जो कोई सेट आपका थ्योरी है, वो आपका जो सेट आपका कोई लॉ है वो आपका मैक्सिम कहलाता है। और यहाँ फॉर्मूला क्या है? इसे और ज़्यादा बेटर कैसे बनाया जा सकता है, और ये पहले से सेट है। तो अब इसको थोड़ा, अभी तो हमने लेमैन टाइप डिस्कस किया, अब थोड़ा इसको स्टेटमेंट वाइज डिस्कस करते हैं। मैक्सिम, मैक्सिम में जहाँ मैक्सिमम की बात हो, मीन्स आप अपने आउटपुट या अपने प्रोडक्टिविटी को आप कैसे और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो, जहाँ उसकी बात हो, वो आपका मैक्सिम्स कहलाता है। सो द यूनिवर्सल फैक्ट फाउंड आउट बाय द टीचर, जिससे कि टीचर अपने प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सके। ठीक है। और ये प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में क्या है? वाई प्रिंसिपल इज़ अ फंडामेंटल वाइल प्रिंसिपल इज़ अ फंडामेंटल अजम्पशंस, यहाँ फंडामेंटल अजम्पशंस की बात किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है आपका द नॉर्मल आइडियाज़ ऑफ डूइंग एनी टास्क फॉर गेटिंग बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, नॉर्मल आइडियाज़ की बात किए जाते हैं अपने रिजल्ट को बेस्ट टू बेस्ट करने के लिए। और ये हम कैसे सीखते हैं? इवॉल्व होता है, ग्रेजुअल बेसिस पे ये इन्वॉल्व होता है। और जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं ये आपका फंडामेंटल, ये कुछ सेट प्रोपोजिशंस होते हैं, सेट लॉ होते हैं, ये फाउंडेशन होता है, ये आपका फाउंडेशन होता है, ये प्री डिसाइडेड होता है। और ये आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये आपका इवॉल्व होता है, ग्रेजुअली इवॉल्व होता है। आपका मैक्सिम्स जो है ये आपका ग्रेजुअली इवॉल्व होता है, धीरे धीरे आप उसे सीखते हो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या किसी चीज़ पे आप करते करते चीज़ों को सीखते हो। ये ट्रायल एंड एरर से भी सीखते हो और दूसरों को भी एक्सपीरियंस से आप सीखते हो। देन नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट डिफरेंस है स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट। यहाँ फॉर्मूला की बात किया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या है? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर द मेथड ऑफ टीचिंग डेवलप्ड बाय टीचर ऑन देयर एक्सपीरियंस। और प्रिंसिपल में क्या है? ये आपके कुछ जो फिलोसफर्स होते हैं उन्होंने एक गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए टीचिंग को और बेटर बनाने के लिए दिया है। तो हमने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को डिस्कस कर लिया था, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में दो इसके पोर्शंस होते हैं, एक आपका जनरल, दूसरा आपका साइकोलॉजिकल। मैंने यहाँ पे वीडियो में आपको दोनों को ही कंबाइन बताया है और उसके साथ ही आपको दोनों एस्पेक्ट से यहाँ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले आपका आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो जब प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में क्या है? टीचर शुड बी लायबल टू क्रिएट क्यूरोसिटी अमंग स्टूडेंट। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी एक ड्यूटी होती है कि वो बच्चों को और ज़्यादा क्यूरियस बनाए, उनके में क्यूरोसिटी डेवलप करे। देन नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। टीचर को इसीलिए देखो, सिलेबस तो आपके हायर इंस्टीट्यूशन, जो भी आपके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो आपके सिलेबस डिसाइड कर दी, लेकिन कैरिकुलम जो है वो स्कूल बनाता है। स्कूल कैसे बनाता है? वहाँ टीचर्स की हेल्प लेता है या उस एरिया के जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी हेल्प लेके बनाता है। ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाए, बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी कराई जाए, जैसे हायर एजुकेशन में बच्चे हैं तो उन्हें असाइनमेंट दिया जाए, लोअर क्लास में बच्चे हैं तो उन्हें मॉडल बनाने को कहा जाए या एक्सपेरिमेंट करने को। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं उन्हें, जैसे अगर लीव्स बताया जा रहा है तो टीचर उन्हें असाइनमेंट देते हैं कि कलेक्ट 5
काइंड ऑफ लीव्स और 5 टाइप ऑफ वेजिटेबल सैंपल, ऐसे ऐसे बच्चों को टास्क दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, जिससे कि उनके फिजिकल और मेंटल दोनों ही एक्टिविटीज़ करें और उनका दोनों ही ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो लर्निंग बाय डूइंग की बात यहाँ की जाती है। देन नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट डेवलपमेंट। टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इंटरेस्ट डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा तो बच्चों का जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो पाएगा। देन नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। आपको सिर्फ टीचिंग को अगर ऐसे ही आप पढ़ाओगे कि आप बुकिश नॉलेज बस दे रहे हो तो बच्चे को समझ ही में नहीं आएगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग। उसे पढ़ाई क्यों कर रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा, उसे ये भी नहीं समझ में आएगा उसे पास होना क्यों ज़रूरी है। जब आप उसे उसके लाइफ से कोरिलेट कर पाओगे कि लाइफ इज़ अ कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस एंड लर्निंग लिंक विथ लाइफ, इट कैन बी मोर इंड्यूरिंग। ठीक है, ये आपके ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, लाइफ टाइम आपके हो पाएगा। तो इस तरह से आप उसको जब लाइफ से, प्रैक्टिकल चीज़ों से, डेली डे टू डे लाइफ से आपको रिलेट करोगे तो वो ज़्यादा इंगेजिंग होगा। देन नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। टीचिंग में आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज आपको करना होता है। जो भी आपके पास एड्स हैं या जो भी आपके पास कंटेंट मटेरियल है उसे आपको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना होता है ताकि आप लर्निंग को और ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा डेडिकेटेड बना सको टूवर्ड्स द एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, तो टीचिंग का ये भी इम्पॉर्टेंट आपका प्रिंसिपल हो जाता है। देन नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। देखो कहीं भी देखिए, कहीं भी क्लास में जो होता है एवरी स्टूडेंट हैज़ इट्स ओन यूनिक। ठीक है, हाँ, एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक इन टर्म्स ऑफ IQ, एबिलिटी, डेमोग्राफी। देखो हर एक बच्चे का IQ अलग अलग होता है। अभी आपके इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन। हाँ, तो हर एक बच्चे की अपनी IQ होती है, अपनी एबिलिटी होती है, अपना इंटरेस्ट एरिया होता है, अपनी डेमोग्राफी होती है। डेमोग्राफी में उसका जेंडर, उसका इनकम ग्रुप, उसका फैमिली स्टेटस, उसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसके फैमिली में एजुकेशन का लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं डेमोग्राफी में। तो ये सारा IQ, एबिलिटी, डेमोग्राफी, ये सारी चीज़ें आपके एक टीचर को इन सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए बच्चों को और उसके अकॉर्डिंग उसे कुछ ऐसा मेथड अप्लाई करना चाहिए ताकि हर एक बच्चा अवेल कर सके इक्वल अपॉर्चुनिटी इन देयर लाइफ एज वेल एज क्लास 2। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में क्या है, देखो अभी हमने जैसे बात किया कि अभी आपका सिलेबस तो सेम है, पिछले कई साल से टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस सेम है, माइनर से चेंज किया गया है, लेकिन क्वेश्चन के अगर पैटर्न को देखो तो देखो ह्यूज ड्रास्टिक चेंज आया है आपके पेपर क्वेश्चन पैटर्न में। सिलेबस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हॉरिजन ऑफ नॉलेज तो बहुत वास्ट है, लेकिन टीचर को टाइम के अकॉर्डिंग, सिनेरियो के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग कंटेंट को पिक करना होता है जिससे कि वो मोर रेलेवेंट एंड अपडेटेड कंटेंट अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सके, जिससे कि उनके ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सकें। जैसे यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके PYQs को भी आपके साथ डिस्कस करूँ। आपको तो मैंने बोला था, स्ट्रैटेजी जब बताई थी तो मैंने बोला था कि ये काम आप खुद कीजिए, लेकिन मुझे भी करना पड़ रहा है आपके PYQs को एनालिसिस करके, ताकि लर्नर का ऑब्जेक्टिव क्या है, नेट या JRF, तो उसे कैसे अचीव करेंगे, जबकि हम अपने कंटेंट के ओरिएंटेड अपना आपको रेलेवेंट कंटेंट, अपने टारगेट के ओरिएंटेड आपको रेलेवेंट एंड अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो देन नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए एक मोस्ट पॉपुलर जुमला है,
वेल प्लान हाफ डन, अच्छे से प्लान कर लिया तो आधा काम तो आपका ऐसे ही हो गया। तो टीचिंग शुड बी सिस्टमैटिक टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज विद इन अ टाइम लिमिट। ऐसा नहीं है कि आप रिसोर्स तो ऑप्टिमम यूज़ कर रहे हो लेकिन आपका जो सेमेस्टर है वो 6 मंथ कहने को होते हैं, टाइम तो आपके पास 3 मंथ्स के ही होते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप बियॉन्ड आपका इतने में सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं, आपको स्पेसिफिक होकर अपने स्टडी को करना होता है। देन नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन एंड रिवीजन। यहाँ पे टू मेक लर्निंग ईजियर एंड रिटेन द प्रीवियस नॉलेज, ज़रूरी हो जाता है कि लर्निंग को ईजी बनाने के लिए, जैसे आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड को मैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले अपना कोर्स प्लान की हूँ कि मुझे किस तरह से ले आना है। तो सबसे पहले मैंने एक टीचिंग का आपका एक ही यूनिट में, टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में मैंने डिवाइड किया आपका एक टीचिंग पोर्शन, एक फिर टीचर रिलेटेड हो गया, फिर एक आपका लर्नर रिलेटेड हो गया, फिर एक आपका टीचिंग एड्स रिलेटेड हो गया, फिर एक और, इसमें 4 सेगमेंट ले आऊँगी। अब ये जो फर्स्ट सेगमेंट है ये हमारा ऑलमोस्ट एक टॉपिक सिर्फ बचा है, डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद ये सेगमेंट मेरा पूरा हो जाएगा। देन हम स्विच करेंगे लर्नर सेगमेंट पे। ओके, तो यहाँ डिवीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर रिवीजन, ये तो आपको करना होगा, मैं भी ऐसे एमसीक्यूज़ कराऊंगी लेकिन ये आपके साइड से ज़्यादा होना चाहिए। रिवीजन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्रीवियस नॉलेज को रिटेन करने के लिए, नहीं तो आप नई चीज़ें तो सीखते जाओगे और पुराना आप गजनी हो जाओगे। ठीक है, तो आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इमीडिएटली रिस्पॉन्स कर पाओगे। देन नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड इनोवेशन। क्रिएशन एंड इनोवेशन में क्या आता है? दिस प्रिंसिपल इज मस्ट टू मेक द क्लासरूम एनवायरनमेंट इंटरैक्टिव, एंटरटेनिंग एंड क्रिएटिव। ठीक है, कुछ ऐसा जिससे कि और ज़्यादा इनोवेशन को आप अप्लाई कर सको, ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि क्लासरूम इन्वायरमेंट आपका इंटरैक्टिव हो सके, एंटरटेनिंग हो जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट बना हो और वो इंथुजियास्टिक चीज़ों को कर सकें, और क्रिएटिविटी, उनके माइंड में जो क्रिएटिविटी हो वो डेवलप हो सके ताकि उनका आईक्यू या ओवरऑल पर्सनैलिटी और ज़्यादा अच्छा डेवलप हो सके। देन नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट आपका 2 तरह से होता है, ये सब आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थ्योरीज़ में पढ़ोगे। ठीक है, ये सब आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थ्योरी में पढ़ोगे। आपका रीइंफोर्समेंट, जनरली यहाँ हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें तो स्टूडेंट शुड बी सुटेबली रिवॉर्डेड फॉर इंकरेजमेंट ऑफ डिज़ायर्ड बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे बच्चों को टीचर बोलते हैं ना, अगर टेस्ट में 10/10 आया तो 1 चॉकलेट मिलेगा, एग्ज़ाम में अगर आप फर्स्ट आते हो, देखो एग्ज़ाम में जो बच्चा फर्स्ट आता है उसको सबसे बड़ा वाला प्राइज़ मिलता है, सेकंड वाले को उससे छोटा मिलता है, थर्ड वाले को, वैसे ही आपके लेडर्स पे भी आपको स्टैंड कराया जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जब हायर एजुकेशन में होते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है, और अभी जब आप आ गए अपने मास्टर्स को कंप्लीट करके तो यहाँ आपको 2 सेगमेंट रखा गया है, एक आपका नेट है, एक आपका जेआरएफ है। जेआरएफ में भी जो और अच्छा करता है उनके लिए एसआरएफ हैं। ठीक है, यहाँ और अच्छा अमाउंट आपका मिल जाता है। तो ये कई बार तो होता है जेआरएफ में भी आपको कुछ कॉलेजेस से ज़्यादा आपको जेआरएफ होल्डर्स को मिलता है। तो ये सब आपके रीइंफोर्समेंट हैं जिससे कि आपके डिज़ायर्ड बिहेवियर को इंकरेज किया जा सके ताकि आप और अपने गोल स्पेसिफिक होके और ज़्यादा बेटर आउटपुट दे सको। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। यहाँ आपका क्रिएटिविटी को तो इंक्रीज करना ही है और सेल्फ एक्सप्रेशन को भी, ताकि आप खुद को और ज़्यादा अच्छा बेटर एक्सप्रेस कर सको। आपका और ज़्यादा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, आपका पर्सनैलिटी ओवरऑल डेवलप कर सके, आपका इंटेलेक्चुअल, आपका इंटरनल, आउटर, हर तरह से जब आप डेवलप कर सको तो वो आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहलाता है। देन नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। सिंपैथी यानी कि टीचर को टीचर को स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। हाँ, थोड़ा लॉजिकल हो गया, क्योंकि कई बार बच्चे पढ़ाते भी हैं, एक्सक्यूज़ बड़ा बनाते हैं बच्चे, और उन्हें जब एक बार
पता चल जाता है तो थोड़ा रैशनल हो गए। हाँ, सिंपैथी दिखानी है, ऐसा नहीं बहुत आपको रिजिड हो जाना, सिंपैथी दिखानी है, बट स्टे रैशनल ऑल्सो। कोऑपरेशन में क्या है, रिक्वायर्ड फॉर मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट। यहाँ आपको अगर हायर एजुकेशन में बच्चों को डील करना है तो उनके साथ आपको फ्रेंडली होना पड़ता है, उनके साथ आपको प्रॉपर कोऑपरेट करना पड़ता है। ये तो दोनों ही लेवल पे कोऑपरेशन और सिंपैथी आपको हर एक लेवल पे टीचिंग में ज़रूरी है। इवन एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देन आपका है प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग टीचिंग एड्स। तो जहाँ जैसी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग आपको टीचिंग एड्स को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला ना कि यहाँ पे मैं ये स्केच आपका क्यों यूज़ कर रही हूँ, इससे आपका अभी इस जगह पे मैं आपके टीचिंग एड में यही यूज़ कर सकती हूँ। और अगर मैं आपको कॉपी पेन से पढ़ाती तो वो उतना इंटरेक्टिव नहीं होता, यहाँ मैं आपको पीपीटीज के थ्रू पढ़ाना चाह रही हूँ। और टीचिंग एड में हम यहाँ पे जैसे प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं, कुछ डायग्राम्स, कुछ स्पेशल चार्ट, कुछ फ्लो चार्ट, कुछ डेटा, ऐसे कुछ जो भी रेलेवेंट आपके टीचिंग एड उस एरिया को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए हो सके वो किया जाता है। बच्चे बुक से आपके यूट्यूब पे क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, बुक से आजकल ज़्यादा बच्चे, पहले इंटरनेट, पहले ब्लॉग्स भी पढ़ते थे, अब तो वो भी काम ख़त्म, अब बच्चे वीडियो सेंटर हो गए, यूट्यूब और आपका अनअकैडमी और कहाँ कहाँ वो पे कर लेंगे, वो बुक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, वो भी ठीक है। फर्स्ट पेपर में आपके क्वेश्चंस भी आ रहा है ऐसा कि आप बुक को अपडेटेड रहना ज़रूरी है, और बाकी तो हम लोग यहाँ हैं ही। देन लास्ट, ये सबसे ज़्यादा टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ रिमेडियल टीचिंग। ठीक है, इसमें क्या है, टीचर को जहाँ ज़रूरी हो टीचर को भी अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। या अगर बच्चे बोल रहे हैं, इसीलिए मैं भी आपसे बोलती हूँ कि हमेशा जैसा भी आपको अपना ओपिनियन हो, अच्छा हो तो ज़रूर अच्छा भी, सिर्फ बुराई करने के लिए यहाँ आज़ादी मैं नहीं दे रही हूँ ऑब्वियसली। तो अगर आपको अच्छा लगता हो, वर्दी लगता हो या बुरा लगता हो या कोई भी सजेशन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं भी खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना, उसे एक्सेप्ट करना और नेक्स्ट टाइम उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करना। सो लेट्स हैव अ रिकैप। ये आपके 17 प्रिंसिपल हो गए। अगर वीडियो वर्दी लगा हो देन हिट द लाइक बटन and share among your friends and colleagues